नमस्कार, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। और आज सियासत का सुपर सैटरडे है। बंगाल में किसका होगा आखिर बंगाल पहले चरण का आज मतदान है और बिग कवरेज न्यूज 24 पर आपके सामने लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आज बहुत बड़ा दिन है। अब की बार होगा किसका बंगाल, इस पर न्यूज 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। आपको शामिल होना है, इसका हिस्सा बनना है और आज सबसे पहले आपको काम करना है कि आप घर से निकलेंगे और अब शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। अपना वोट आपको कास्ट करना है क्योंकि आज असम और बंगाल में पहले चरण की वोटिंग है। बिल्कुल, तो बंगाल के पहले चरण की 30 सीटों के लिए बड़ी खबर आपको बता दें। 191 प्रत्याशी चुनावी मैदान में आज ताल ठोकेंगे। 47 सीटों पर असम में मतदान है। इधर असम में 267 उम्मीदवार आज अपनी किस्मत आजमाएंगे। बंगाल के पहले चरण में जहां टीएमसी की साख दांव पर लगी है, तो असम में बीजेपी को अपनी सरकार को बचाए रखने की चुनौती है। और सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुकाबला बंगाल और असम में था, वो बेहद दिलचस्प था मुकाबला और सभी पार्टियों ने जोर लगाया है, पूरी कोशिश की है जीत की। लेकिन अब तो जनता को तय करना है और ये पहला चरण अपने आप में बहुत प्रमुख है। और देखिए, बिल्कुल जी हाँ, और सबसे पहले बात बंगाल की कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि आज कहां पर मतदान है। बंगाल की 30 सीटें जो बेहद प्रमुख हैं, बेहद महत्वपूर्ण हैं और कह रहे हैं कि अगर इस पर जीत दर्ज कर ली किसी भी पार्टी ने, तो आगे के लिए बंगाल में वो अपनी मजबूती बना लेंगे, यानी कि जीत की ओर आगे बढ़ेंगे। और देखिए, हम ग्राफिक्स में आपको दिखा रहे खेजड़ी में कहां पर मतदान होना है। 5 जिले कुल मिलाकर के जहां पर यह मतदान होना है। और ऐसे में पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनीपुर, 5 जिले जिनको जंगल महल कहा जाता है। कभी लेफ्ट का गढ़, फिर टीएमसी और अब बीजेपी की साख दांव पर है। और आप देख रहे हैं कि जंगल महल, ये इलाका पूरा आदिवासी इलाका है। ये 5 जिले जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पश्चिमी मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर शामिल है। 27 सीटें, बार बार हम कह रहे हैं कि 27 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा किया था। बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी। और ये सीटें जो 27 हैं, टीएमसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 30 की 30 जीतने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या बीजेपी इस बार बाजी मारेगी? क्योंकि एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक ब्रिगेड टीएमसी के सामने, दीदी के सामने थी और दीदी ने व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार किया और वहां से लोगों से वोट की अपील की है। तो एक भावनात्मक जो जुड़ाव था, क्या दीदी का वो काम आएगा? तो ये 30 सीटें तीनों पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। और आपको बता दें, पहले चरण की वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो चुके हैं। असम में पहले चरण में 267 उम्मीदवार जो कि चुनावी मैदान में आज ताल ठोकेंगे। इधर बंगाल, असम दोनों ही जगहों पर पहले चरण का मतदान है। बंगाल अति संवेदनशील श्रेणी में और ऐसे में तब सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कल ही हमने देखा बांकुड़ा में यहां पर पुलिस और सीआरपीएफ पर हमला हुआ। पुरुलिया में भी ऐसी खबर सामने आई है और ऐसे में सुरक्षा बेहद कड़ी की गई है। यहां सबसे बड़ी बात ये, 3 सीटों पर सिमटी पिछले चुनाव में भाजपा क्या आगे बढ़ पाएगी? क्या घायल शेरनी शिकस्त देने की तैयारी में है? देखिए, 5 जिले, 30 सीटें, पुरुलिया आदिवासी ओबीसी बहुल इलाका। इसके अलावा आपको बता दें कहां पर यह चुनाव होना है। इन 5 जिलों में पुरुलिया के अलावा जो कुल मिलाकर के बांकुड़ा, झारग्राम, पश्चिमी और पूर्वी मिदनापुर, ये तमाम जिले हैं जहां पर आज मतदान होना है। और हर जगह अगर ये कहें कि टीएमसी के पास, क्योंकि 27 सीटों पर कब्जा किया था कुल मिलाकर के आज जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, तो टीएमसी के पास आगे क्या इससे बढ़ पाएगी? बीजेपी की बात कर लें, विपनेश, महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी जो है वो सिर्फ यहां से पास सकती है, क्योंकि पिछली बार 3% थी और यहां पर क्लीन स्वीप था, सफाया था। यहां से कितना आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। और देखिए, स्क्रीन पर इस वक्त हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं और न्यूज 24 की मेगा कवरेज, हर बूथ की स्थिति आपको बताएंगे। वहां पर मतदाता जब घर से निकलते हैं क्या कहते हैं, ये भी आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं पूर्वी मिदनीपुर से राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा पश्चिमी मिदनीपुर से वरुण सिन्हा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। झारग्राम से मनोज पांडे को आप देख सकते हैं। बांकुड़ा से अमरदेव पासवान इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पुरुलिया से सौरभ कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नौगांव असम से शाह आलम भी हमारे एक और सहयोगी मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले मनोज, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि शुरुआत से लेकर के अभी तक हमने देखा लगातार इलेक्शन कवरेज आप करते रहे हैं,
आज बंगाल तैयार है और सियासी पार्टियों की स्थिति क्या है, कितनी बेचैनी है? जी देखिए, पश्चिम बंगाल का जो चुनावी समीकरण इस बार देखें तो बहुत ही दिलचस्प है और बीजेपी और टीएमसी दोनों की जो यहाँ पे अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। और बीजेपी देखिए जिस तरह से पूरी ताकत लगा दी है। हम इस समय मौजूद है झाड़ग्राम में, और झारग्राम का जो ऐसा समीकरण है, कभी यहाँ पे जंगल महल के नाम से लालगढ़ फेमस था और यहाँ के जो माओवादियों की जो वर्चस्व थी, इसको सीपीएम के टाइम में दबदबा था। उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2011 में आने के बाद इस सत्ते में पूरी तरह से काबिल की, और जहां पे जो सीपीएम के वोट बैंक थे कहीं ना कहीं टीएमसी में कन्वर्ट हो गए। और जाहिर सी बात है, देखिए 2019 का जब समीकरण हुआ तो यहीं से बीजेपी धीरे धीरे अपने जो जंगल महल का इलाका है, कह सकते हैं कि 5 जो यहाँ है, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा आता है। यहाँ पे बता दें कि आपका जातीय जो समीकरण है, आदिवासी के लोग हैं यहाँ पे, जिस तरह से माओवादियों के जो लोग हैं, सारी चीजों को तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन सबको अपने पक्ष में लाया था। और अभी हम दिखाएंगे झाड़ग्राम में, देखिए यहाँ पे जिस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था को देखे कि लगातार जो सीआरपीएफ के जवान गश्त लगा रहे हैं, और जिनके पास वोटर कार्ड है या जिनके पास एटेंटी है, उन्हें पोलिंग बूथ में दिया जा रहा है। आप देखिए हमारे सामने दिखाएंगे कि जितनी संख्या में पुरुष है, उतनी ही संख्या में महिलाएं सुबह सुबह बढ़ चढ़ कर यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं। तो कह सकते हैं कि बंगाल में देखे कि ये झाड़ग्राम में 2 दिन पहले ही देखे मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पे पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरा माहौल अपनी तरफ बनाने की कोशिश किए थे। और दूसरी तरफ देखिए लगातार जो जंगल महल का इलाका है, पूरी वर्चस्व के साथ बीजेपी पार्टी के जितने तमाम दिग्गज नेता थे, गृहमंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ होते हो, तो कहीं ना कहीं लगातार सब यहाँ पे अपने वर्चस्व रहे। और दूसरी तरफ यदि हम बात करें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेले ही नंदीग्राम में उन्हें चोट लगी थी, व्हील चेयर के सहारे पूरे झाड़ग्राम में आप ले ले, मेदिनीपुर ले ले, पूरा का पूरा अपने समीकरण को बदलने की पूरी तरह से कोशिश कर रही थी। और आज देखें जिस तरह से हम देखें कि पश्चिम बंगाल का जो पहले चरण का चुनाव हो चुका है, और आपको बता दें कि ये जो 30 सीटों पे मतदान हो रही है, दोनों पार्टियां अपनी वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो 30 सीटों पे जिनका बढ़त होगा, 294 जो सीटें सामने आने वाली है, उस पे कहीं ना कहीं इन सब चीजों को फायदा मिलेगा। और आपको बता दें कि इस बार जो पहले बार पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है कि 8 चरण में तो मतदान हो ही रहा है, लेकिन ऐसे बार है जहां पे हर जो जिला है, कह सकते हैं वहां पे 2 बार चुनाव रखा गया। यहीं पे देखें कि कई जगह पे आज भी चुनाव है, और 1 तारीख को, जैसे पूर्व मेदिनीपुर नंदीग्राम का है, 1 तारीख को चुनाव है। तो इस बार जो समीकरण है, कहीं ना कहीं जो वोटों की होती थी, कहीं यहाँ पे बिल्कुल मनोज, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस बार पीएम मोदी ने इस इलाके में तकरीबन 4 रैलियां की और दीदी ने 33 रैलियां की हैं, क्योंकि 2016 में आप देख रहे हैं 30 सीटों पर नतीजे जो आए थे, 27 जो सीटें टीएमसी ने जीती थी और कांग्रेस ने 2 और लेफ्ट ने 1, बीजेपी के खाते में 1 भी नहीं की थी, इसीलिए खुद पीएम को मैदान में उतरना पड़ा। आप बने रहिए हमारे साथ। अब वरुण सिन्हा का रुख कर लेते हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर से इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, मेदिनीपुर सीट पर, जहां पर इलेक्शन हो रहा है पोलिंग बूथ के बाहर। वरुण सिन्हा, दिलचस्प है इस बार यहां पर मुकाबला 2016 के मुकाबले अब देखिए 2021 में, क्योंकि दीदी ने यहां पर बड़ा फेरबदल कर दिया है। मेदिनीपुर सीट की मैं बात कर रही हूं, जून मालिया वर्सेस सुमित कुमार दास यहां पर जंग होने जा रही है। इसी से आप समझ लीजिए कि कितना अहम हो जाता है यहां पर मुकाबला दोनों के लिए, बीजेपी के लिए और टीएमसी के लिए भी, क्योंकि दीदी ने एक स्टार को मैदान में उतारा है। क्या है माहौल? देखिए, निश्चित तौर पे माहौल इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है कि जब ग्लैमर मौजूद रहता है, जब एक फिल्मी एक्ट्रेस जो है वो मैदान में उतरती है, तो लोगों की दिलचस्पी तो बढ़ती है, साथ साथ लोग सड़कों पे उतरते भी हैं देखने के लिए। जब यहाँ पर रोड शो हुआ तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी उस समय कि लोग देखना चाहते थे कि आखिर किस तरीके से जो है वो फिल्मी एक्ट्रेस जो है वो इस बार राजनीति में उतरेंगी, क्या उनका रोल रहेगा। और उसी तरीके से दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो बीजेपी की तरफ से सुमित कुमार दास जो चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पे शहरी वोटर जो है वो बीजेपी की तरफ से थोड़ा बहुत आकर्षित नजर आ रहा है। तो ये परिस्थितियां इस पूरी सीट को और ज्यादा दिलचस्प बना देती हैं। दूसरी बात अगर मैं कहूं कि ये पूरी पश्चिम मेदिनीपुर की अगर बात की जाए तो 15 सीटें हैं और 15 सीटों में 6 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, और 6 सीटों में भी जो संवेदनशील इलाकों की हम बात करें तो करीब 150 से ज्यादा बूथ ऐसे हैं जहां पर बेहद संवेदनशील माना जा रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है। और साथ साथ करीब ऐसे 200 से ज्यादा बूथ हैं जहां पर मुस्लिम
बहुल इलाका है और वहां पर हो सकता है कि स्थिति जो है वो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि बहुत ही टफ फाइट देखने को मिल रही है। तो ये स्पष्ट है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, चाहे टीएमसी, बीजेपी, लेकिन वाम दल भी यहाँ पर फाइट में है और शायद वोट काटने की बात जहां तक बात आती है तो ऐसे में ये त्रिकोणीय मुकाबला निश्चित तौर पर तीनों दलों के लिए मुसीबतें बढ़ाता हुआ नजर भी आएगा। ठीक है, बांकुड़ा में अमरदेव पासवान मौजूद हैं और बांकुड़ा की बात करें तो यहाँ बम धमाका कल ही देखने को मिला। टीएमसी कार्यालय में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हैं। अमरदेव, आप ही के पास सीधा सीधा आते हुए एक तो यहाँ का सियासी समीकरण बताइए, कितनी सीटें कुल मिलाकर के विधानसभा की यहाँ पर मौजूद है, वर्चस्व किसका है और माहौल इस वक्त किस बूथ पर मौजूद है, क्या नजर आ रहा है? मैं बता दूं कि जो मिला के 12 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीटों पे आज चुनाव हो रहा है। सालतोड़, छतना, रानीबांध और रायपुर, इन तमाम बूथों पे सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है। लोग धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है उस हिसाब से लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। और आपको हम बता दें कि आप पीछे देख सकते हैं कि जो सुरक्षा का जो व्यवस्था है, यहाँ केंद्रीय बल काफी भारी मात्रा में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और वो सुरक्षा व्यवस्था का कमान संभाले हुए हैं। राज्य पुलिस की अगर बात करें तो राज्य पुलिस भी यहाँ लगातार गश्त लगा रही है, गश्त लगाकर यहाँ सुरक्षा व्यवस्थाओं को देख रही है। और अगर कल की बात करें तो कल जिस तरीके से जो धमाका हुआ टीएमसी कार्यालय में, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर किस तरह और किस कारण जो धमाका हुआ टीएमसी कार्यालय में, ये बहुत बड़ी बात है जिसको लेकर अभी मामला काफी तूल पकड़ा हुआ है। तो इसे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो वाम का जो कब्जा रहा है ये जंगल महल इलाके में, तो उसे टीएमसी ने जिस तरीके से जो कब्जा जमाया था, अब वो धीरे धीरे वो खत्म होता दिख रहा है और उसके बाद में अब बीजेपी टीएमसी के जो कब्जे वाली जो इलाके हैं, आप सही कह रहे हैं कि इस बार हिंसा एक बड़ा मुद्दा है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी है, लेकिन ये जो इलाके हैं वो बेहद संवेदनशील है, आदिवासी इलाका है, ओबीसी बहुल इलाका है और एक नाराजगी भी है क्योंकि जो वादे किए गए थे इन इलाकों में वो पूरे नहीं हुए हैं। और राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्वी मेदिनीपुर से। और राजीव, आपके पास ही आते हुए आपने तमाम जगह से देखा कि माहौल क्या है, लोगों से बात की और वो रिपोर्ट भी हमने देखी। तो अब मैं आपसे सीधा सवाल यही करती हूं क्योंकि आज इलेक्शन का दिन है, वोटिंग का दिन है, कितने उत्साहित हैं वोटर, क्या माहौल है इस बार 2021 में 2016 के मुकाबले? देखिए, मैं पूर्वी मेदिनीपुर के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ। तकरीबन जो आज 30 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 30 सीटों पर, और उसमें 27 सीटें 2016 में तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी और पूर्वी मेदिनीपुर की जिन 7 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहा है वो भी 7 की 7 सीटें टीएमसी ने पिछली बार जीती थी। लेकिन इस बार ऐसा हो पाना कि 30 में से 27 सीटें टीएमसी जीत जाए लगभग नामुमकिन सा है। और बीजेपी ने इस इलाके में अपनी बहुत पैठ बनाई है और बढ़त भी बनाई है। लोकसभा चुनाव में इसका प्रदर्शन करके उसने भी दिखा भी दिया था। एक दिलचस्प बात सुबह सुबह मैं बताऊं, मैं पूर्वी मेदिनीपुर में हूं और जब मैं भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में आया तो मैंने जानने की कोशिश की, जैसा हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पोलिंग बूथ नज़दीक कहाँ है। तो जब मैं विधानसभा क्षेत्र के भीतर आया, मैं उसी इलाके में हूँ और यहाँ से थोड़ी दूर पर पोलिंग बूथ है। अभी तक मैं वहाँ पहुँचा नहीं, थोड़ा अंदर है और यहाँ सुरक्षा बल के लोग भी हैं मार्केट के पीछे। तो इस इलाके में 5-7 लोग जो मुझे पहले मिले, उन्होंने कहा कि यहाँ चुनाव कल है जी और आज वहाँ मतदान होना है। और इसी इलाके के लोगों ने मुझसे कहा कि यहाँ चुनाव 28 तारीख को है, कल है। जब मैंने उनसे पूछा कि आज ही मतदान है तो 5-6 लोग आपस में चर्चा करने लगे, आज ही है क्या। तो कई बार आपको ये चीजें भारत के अलग इलाकों के लोगों को, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोगों को एक अचंभा लगेगा ये सुन करके, लेकिन पश्चिम बंगाल के इस इलाके के लोग इतने ही जागरूक हैं, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि ये जंगल महल का जो इलाका है, एक बहुत लंबे समय तक रेड कॉरिडोर के तौर पे जाना जाता था। माओवादी गतिविधियां यहाँ पर बहुत ज्यादा थीं और चुनाव के से पहले कुछ हिंसक बातें, कुछ पर्चे बांटने जैसी चीजें
तो ऐसा लगता है कि जो बहुमत है, जो ज्यादा संख्या में लोग हैं, उनका वोटिंग के लिए रुझान या पोलिंग बूथ पर जाना, देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये 7 अभी का वक्त है। ये काम करने के लिए मजदूर आए हुए हैं यहाँ पर इस बाजार में, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, और इनको अभी ये पोलिंग बूथ पे जाने के बजाय 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने के लिए यहाँ पर आए, जबकि यहाँ से कुछ ही दूर पर पोलिंग बूथ राजीव है। बात कर पाए तो और बेहतर होगा। माहौल है और ये देखना होगा कि आज वोटिंग परसेंटेज अगर बात कर पाए जिन मतदाताओं की आप बात कर रहे हैं जो इस वक्त कामकाज के लिए निकले हुए हैं बनस्पत इसके कि पहले जाकर के वोट अपना कास्ट करते, उनसे बात कर पाए तो बेहतर होगा, उन्हीं की बात सुन पाते। देखिए, मैं यहाँ पर जिन लोगों से हूँ, इसमें से मैंने प्रयास किया था, इसमें से कोई भी हिंदी बोलने वाला नहीं है। अच्छा, और ठीक है। बांग्ला भी ऐसी बोलते हैं जो मेरे समझ में नहीं आती है। ठीक है राजीव, अब दूसरा सवाल, अब ये जो पूरा जंगल महल का एरिया है, इसे जरा समझाइए, मसले यहाँ पर क्या हैं? जंगल महल के एरिया में लोग दीदी वर्सेस मोदी, ये चेहरे के बिना पे जो भी जाएंगे वोट कास्ट करने, उनके लिए मसला ये होगा, या फिर स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर वो चाहते हैं कि बदलाव हो और पिछले 10 साल में या उससे पहले भी हुआ नहीं? देखिए, एक बहुत बड़ा चुनाव में जो वोटिंग इस इलाके में है, जहां मैं हूं विधानसभा में, इस इलाके में जो 1-1.5 साल कोरोना काल का बीता है, इसमें इस इलाके के लोगों ने सरकार क्या चीज होती है इसको नजदीक से अनुभव किया है। और दूसरी बातें, जिन सरकारों की तरफ से जो इनको सहायता मिली है, और तीसरी बात यह है कि ये चेहरे के तौर पर ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के अलावा किसी नेता को नहीं जानते। मुझे शक है कि मैंने आपसे बताया, बात करना मुश्किल है, नहीं तो बहुत दिलचस्प बात होती। मुझे शक है कि इस इलाके का कोई भी मतदाता, मेजॉरिटी मतदाता अपने उम्मीदवार का नाम नहीं बता पाएगा। उसे सिर्फ पद्दो फूल यानी कमल का फूल और 2 पत्ती यानी तृणमूल कांग्रेस ही पता है। तो और वामपंथी दलों का जो चुनाव चिन्ह सियाबाली, चूंकि 34 साल तक उन्होंने शासन किया, तो यहाँ चुनाव चिन्ह के आधार पर वोट पड़ेगा, कैंडिडेट के आधार पर नहीं। ठीक है राजीव, ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, आगे भी हमारी बातचीत आपसे जारी रहेगी, लेकिन अब दर्शकों को यह समझाते हैं कि 2016 के नतीजे किस तरह के रहे थे, क्योंकि वो भी दिलचस्प मुकाबला था। आप देखेंगे बीजेपी, एजेपी और एआईयूडीएफ, कांग्रेस और अदर्स में दिलचस्प मुकाबला था। और सीटों की बात करें तो टीएमसी के खाते में 27 सीटें गई थी। टीएमसी ने यहां पर काफी मेहनत की थी और दीदी को लोगों ने पसंद करते हुए 30 में से 27 सीटें उनके खाते में डाल दी। बिल्कुल, ये देखिए, टीएमसी 27, कांग्रेस 2, लेफ्ट की बात कर लें तो 1, कुल मिलाकर के। और यहां पर भाजपा जो थी, यही तो बड़ी बात है, पिछले चुनाव में थी ही नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से सफाया था विपनेश। और इस बार जो कहीं नहीं थे वो नंबर 2 की पार्टी बन गए हैं, वो टफ फाइट दे रहे हैं। और दिग्गजों की किस्मत इस बार दांव पर लगी हुई है। और असम की भी बात करेंगे, वो भी महत्वपूर्ण होगा, वहां पर भी बहुत दिलचस्प बात है। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि 2016 के मुकाबले 2019 में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था और तकरीबन 30 में से 20 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। ये दिलचस्प मुकाबला है। लेकिन इस बीच हमारे साथ पुरुलिया से सौरभ कुमार भी जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं, अब की बार किसका होगा बंगाल, और लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज बेहद खास दिन है, पहले चरण की वोटिंग। मतदाता कितने उत्साहित हैं, क्योंकि पुरुलिया में धाक बीजेपी की 2019 में रही और इस बार जीत तोड़ दीदी, दादा और सभी ने पुरजोर तरीके से मेहनत की है। जी बिल्कुल, किसका होगा बंगाल, यह काउंटडाउन आज शुरू हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मतदाता जो है वह काफी उत्साहित है। आप देख सकते हैं महिलाओं की कितनी लंबी लाइन है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मतदाता है पुरुलिया के, वह कितने उत्साहित है। सबसे बड़ी बात है कि अगर 2016 की बात करें तो 2016 में पुरुलिया के जो 9 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से 7 विधानसभा जो सीट थी वह टीएमसी के खाते में गई थी और 2 सीटें जो है वह कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन इस बार जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के 9 विधानसभा क्षेत्र है, यह किसके खाते में जाएगी यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मतदाताओं में
अच्छा खासा उत्साह जो है वह सुबह से ही दिखाई दे रहा है। कारण आप देख सकते हैं महिलाओं की इतनी लंबी लाइन शायद कहीं कम ही दिखाई देता होगा, लेकिन यहाँ सुबह से महिलाएं काफी उत्साहित हैं और चाहती है कि पहले वह मतदान करे, उसके बाद ही वह घर का कोई काम करे। लेकिन अगर पुरुलिया की अगर मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि पुरुलिया में सबसे बड़ा जो संकट है वह जल और बेरोजगारी की है। यहाँ के लोगों को हर सरकार, चाहे टीएमसी हो या इसके पहले लेफ्ट हो, हर सरकार ने वादा किया था कि उनके घरों में जल मुहैया कराई जाएगी, उनको जल से यानी पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आज तक किसी सरकार ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। और दूसरी तरफ अगर पलायन की बात करें तो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप शहर से थोड़ी सी अगर आप दूर जाते हो तो हर एक घर में आपको केवल औरत ही दिखाई देगी, कोई आपको मर्द दिखाई नहीं देगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे इलाके में पलायन की कितनी ज्यादा समस्या है। हालांकि अगर उद्योग की बात करें तो टीएमसी से पहले यानी 2011 से पहले जितने भी 5-6 जितने भी उद्योग थे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में वो सारे बंद हो गए। ममता ने वादा किया था कि उस सारे उद्योग को खोला जाएगा, लेकिन 10 साल के शासन के बावजूद ममता ने अपने वादे को नहीं निभाया। ये असल मुद्दे आपने गिनाए हैं आज सौरभ, और महत्वपूर्ण यही है कि सिर्फ चेहरे को देखते हुए ये चुनाव होने वाला है, वोट कास्ट होने वाला है, या वाकई स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे। और 2019 फैक्टर होगा या 2016, क्योंकि बहुत दिलचस्प चुनाव है। लेकिन इस पर हमारी मेगा कवरेज आगे भी जारी रहेगी। YouTube पर न्यूज 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज 24 निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।